नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। 24 जनवरी 2022 का वर्ष आपके सामने है और सुबह के ठीक 5:22 हुए हैं। तो आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। आज का दिन संविधान सभा में एक महत्वपूर्ण दिन रहा था। आप लोगों को इस बात के बारे में मालूम होगा। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था आज ही के दिन भारत की संविधान सभा में। और कल का दिन देश के एक महान वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस की जयंती हमने मनाई। तो ये दोनों दिन हमारे इतिहास की दृष्टि से हम सब के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। तो आज ही का वो दिन है जिस दिन जनगण मन अधिनायक जय हो और वंदे मातरम जो है, इन दोनों को स्वीकार किया गया। हालांकि संविधान सभा में बातचीत एक ही बात पर हुई थी, दोनों पर नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद यही माना जाता है कि दोनों एक साथ ही स्वीकार किए गए होंगे। तो आप सभी मित्रों का आज की क्लास में स्वागत है। सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। और अब हम शुरुआत करते हैं हमारे सवालों की। सबसे पहले देखिएगा कौन सा सवाल आपके सामने आ रहा है। पहला सवाल ही आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो आपके सामने है और इसका जवाब आपको देना है। सवाल क्या है मित्रों, जरा देखिएगा। यहां लिखा है आपके सामने कि जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में शनिवार के दिन क्या किया गया था? जम्मू कश्मीर में पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया। यहां पर है जम्मू कश्मीर पहला ऐसा संघ शासित प्रदेश है जहां पर जिला सुशासन सूचकांक जो है वो क्या किया गया? जारी किया गया। पहला संघ शासित प्रदेश है। 22 जनवरी को यहां पहला जिला सुशासन सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो जरा बताइएगा, इसमें से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह, मनोज सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे वर्तमान में CAG हैं। पूर्व में ये कहां के उपराज्यपाल यहां के रहे हैं? उप राज्यपाल रहे हैं, ये भी आपको मालूम होगा। ठीक है, पूर्व है, इससे पहले पूर्व शब्द लगा देता हूं। इसके अलावा मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल यहां पर है। ठीक है, इसके बाद अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। प्लस इनके साथ साथ इनके पास कौन सा प्रभार है? सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय जो है, सहकारिता मंत्रालय, उस मंत्रालय का भी प्रभार इनके पास है। तो ये सब बातें आप लोग जानते होंगे मेरे हिसाब से। यहां पर देश के प्रधानमंत्री भी हैं। प्लस इसके अलावा अंतरिक्ष एवं परमाणु विभाग, अंतरिक्ष एवं कौन सा विभाग है? परमाणु विभाग जो है वो इन्हीं के अंतर्गत आता है, ये भी आपको मालूम होगा। तो इसमें से अब आपको सही जवाब इसका देना है कि किसके द्वारा इसको जारी किया गया। पहला जिला सुशासन सूचकांक जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख नए युति बनाए गए थे, आपको पता है। ठीक है, लद्दाख। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राधा कृष्ण माथुर। क्या थे? राधा कृष्ण माथुर नाम था, राधा कृष्ण माथुर। ये भी एक जगह है जहां के क्या बनाए गए थे? फर्स्ट राज्यपाल बनाए गए थे, फर्स्ट उपराज्यपाल इनमें से बनाए गए थे। तो ये जो दोनों हैं इनको ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पहले दो अलग अलग क्या बनाए गए? यूटी बनाए गए। लेकिन लद्दाख में अभी भी क्या नहीं होगी? विधानसभा नहीं होगी। लेकिन कहां पर विधानसभा होगी? जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। और जल्द ही परिसीमन का काम यहां पूरा कर लिया गया है, आपको मालूम होगा। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, विधानसभाओं की सीटों के बारे में भी बातचीत हो रही है। और जल्दी यहां पर क्या किए जाने हैं? चुनाव किए जाने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। यानी जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब जरा बात करते हैं यहां पर इसके सही जवाब की। इसका सही जवाब जो है वो अमित शाह है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर को लेकर पहला जिला सुशासन सूचकांक जो है वो 22 जनवरी को क्या किया गया था? जारी किया गया था। सुशासन सूचकांक देश भर में जारी किए जाते हैं। तो देश भर में पीछे जो जारी किया गया उसका आपको यह मालूम होना चाहिए कि पहले जो बात है वो हमें संबंधित होनी चाहिए, राजस्थान से संबंध में याद होनी चाहिए। राजस्थान के संदर्भ में आपको क्या होनी चाहिए कि राजस्थान का इसमें सुशासन सूचकांक में कौन सा स्थान रहा था?
तो आपको पता होगा जो बी कैटेगरी थी, उस बी कैटेगरी के अंतर्गत मध्य प्रदेश और राजस्थान दो स्टेट ऐसे थे जिनका महत्वपूर्ण स्थान दूसरी में रहा था। तो ये मेरे हिसाब से आपको सही समझ में आ गया होगा कि अमित शाह जो है ये आपके क्या है, यहां पर 22 जनवरी को इन्होंने जिला सुशासन जारी किया। ये जो सहकारिता मंत्रालय, इनके साथ इनके जो राज्य मंत्री हैं वो भी याद रखिएगा, राज्य मंत्री जो है इसके कौन है, बी के वर्मा जी हैं। क्या है, बी के वर्मा जो है ये इसके क्या है, राज्य मंत्री भी हैं। तो मेरे हिसाब से सारी बातें आपके सामने मैंने इसके संदर्भ में रख दी है, तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है, अमित शाह इसका सही जवाब। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा। यहां एक सवाल आपसे आया है, वो क्या है जरा देखो भैया, कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 जनवरी को प्रदान किए जाते हैं। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण काम करने वाली एक तो संस्था होती है, एक तो क्या होती है, संस्था होती है, और एक होते हैं व्यक्ति और संस्था को यह पुरस्कार दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हर वर्ष 23 तारीख को दिए जाते हैं। 23 जनवरी को यह पुरस्कार क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। तो इस बार 23 जनवरी को जो प्रदान किए जाते हैं, इसके तहत संस्था तथा व्यक्ति को कितनी राशि प्रदान की जाती है, पहली बात आपको यह बतानी है। कितनी राशि है जो इस पुरस्कार के स्वरूप में प्रदान की जाती है, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10-15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 51 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 51 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। तो पहले क्या लिखा है, यहां मैंने संस्था लिखी है, तो संस्था को कितने मिलते हैं, व्यक्ति को कितने पुरस्कार स्वरूप राशि दी जाती है, यह आपको बताना है। तो यहां पर इसका सही जवाब जो है वो मेरे मित्रों क्या है, 51 लाख रुपए तो संस्था को दिए जाते हैं, 51 लाख रुपए संस्था को, और 5 लाख रुपए जो है वो व्यक्ति को दिए जाते हैं। तो यहां संस्था को अगर बात करें तो इसे 51 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, और व्यक्ति को यहां पर 5 लाख रुपए का क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दोनों पुरस्कार आपको ध्यान रखने, महत्वपूर्ण पुरस्कार है। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नामों से इनको जाना जाता है। कल यह पुरस्कार प्रदान किए गए थे और 3 वर्षों के लिए प्रदान किए गए थे, यानी 2019 के वर्ष के लिए भी पहले नहीं दिए गए थे, 2020 वालों को भी प्रदान नहीं किए गए थे, और 2021-22 का जो है वो भी, ये सब के सब पुरस्कार कल प्रदान किए गए थे। तो हम बात करते हैं कल जो प्रदान किए गए उन पुरस्कारों के बारे में, जरा देखिएगा क्या है आपका सही जवाब। यहां आपके सामने जो सवाल है वो इसी से रिलेटेड ही है, मैंने बनाया है, जरा आप देखो और जवाब। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया है, आपको यह जवाब बताना है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में फटाफट बता दीजिए भैया, किसको आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में यह पुरस्कार जो है वो प्रदान कर दिया गया है, उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है। तो फटाफट देखो और जवाब दे दो कि भाई इस आदमी को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए यह पुरस्कार क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। जी जरा देखो और जवाब दो भैया। क्या हो गया रे, क्या हो गया। हाँ, कल सुभाष चंद्र बोस के जो होलोग्राम है, मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि उसका अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट बना हुआ है वहां पर उसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेताजी के होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण जो है वो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर दिया गया था। इंडिया गेट पर इस कार्यक्रम का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ही इस प्रकार के सारे जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए थे। तो आप लोगों को शायद मेरे हिसाब से ये बात जानकारी में होगी, तो मैं यहां लिख देता हूं। चलिए, यहां है अमर जवान ज्योति जो है इंडिया गेट पर है,
इंडिया गेट, इंडिया गेट। यहां पर क्या किया गया था, अमर जवान ज्योति जो जगह है, अमर जवान ज्योति, उसको पता है आपको कहां विलय कर दिया गया, अमर जवान ज्योति को विलय कर दिया गया है, यानी यहां जो अग्नि जल रही थी उस अग्नि को राष्ट्रीय शहीद स्मारक जो है, राष्ट्रीय शहीद स्मारक, उस राष्ट्रीय शहीद स्मारक की लो में विलय कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस का जो 3D होलोग्राम है, 3D होलोग्राम, होलोग्राम, इसका क्या किया गया, कल उद्घाटन कर दिया गया। 3D होलोग्राम का उद्घाटन कर दिया गया, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन कल किया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो देखिए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान जो है इसको सम्मानित किया गया संस्था के रूप में, किसके रूप में, संस्था के रूप में इसको सम्मानित किया गया है। व्यक्ति के रूप में प्रोफेसर विनोद शर्मा को सम्मानित किया गया, यानी व्यक्ति के तौर पर प्रोफेसर विनोद शर्मा को सम्मानित होने का अवसर मिला है। तो यहां पर देखिएगा जरा कि इसका सही जवाब क्या है। संस्था के रूप में 51 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, 51 लाख रुपए की, और व्यक्ति के तौर पर 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। हालांकि ज्यादातर जगह इन दो का ही नाम आया है, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर्स जो हैं उनमें मैंने इसका नाम भी देखा है, सिक्किम आपदा प्रबंधन संस्थान का, लेकिन उनमें यह नहीं दिया गया कि ये कौन से वर्ष के लिए दिया गया। तो अभी आपको दो ही याद करने हैं, कौन सा, एक तो गुजरात, एक तो क्या है, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान ये वाला है, और इसके अलावा व्यक्ति के तौर पर किसे दिया गया है, तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। ये दोनों हैं, एक संस्था है एक व्यक्ति है। लेकिन एक न्यूज़पेपर में मैंने ये भी देखा है कि सिक्किम आपदा प्रबंधन संस्थान जो है उसके बारे में भी उसने लिख रखा है, लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ दो ही याद करने हैं, कौन कौन से, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था को संस्था के रूप में और व्यक्ति के रूप में अगर याद रखना है तो प्रोफेसर विनोद शर्मा का नाम याद रखना है, प्रोफेसर विनोद शर्मा, इसका नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। ये दोनों बहुत अच्छे से आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए मैंने बता दिया है अब कितनी राशि दी जाती है, 51 लाख रुपए, और इसमें 5 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। और इंडिया गेट पर क्या किया गया है, इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति थी उसका विलय तो कहां कर दिया गया, राष्ट्रीय शहीद स्मारक में कर दिया गया है। इसकी पूरी डिटेल कल भी बात हो गई है, और मैंने आपको इसकी पूरी की पूरी जो लिखित बात है वो भी सेंड कर दी है। 3D होलोग्राम जो है इसका उद्घाटन कल ही के दिन किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। तो मेरे हिसाब से अब इन सब बातों में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको समझ में आ गई है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने जो है वो बाघ संरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है। क्या है बाघ संरक्षण से जुड़ी हुई बात, जरा देखिएगा क्या है यहाँ पूरी कहानी। बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया, बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया। बाघ संरक्षण कैसे हो ये ध्यान रखना है। तो राजस्थान की अगर बात करें तो आपको ये मालूम होना चाहिए, बाघ संरक्षण के क्षेत्र में हमारा एक भाग यहां पर स्थित है, एक भाग यहां पर स्थित है। बाघ संरक्षण की दिशा में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, जरा आपको सरिस्का का नाम याद होगा, सरिस्का, ठीक है, सरिस्का का नाम बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा मेरे मित्रों। इसके बाद आपको सवाई माधोपुर का रणथंभौर, रणथंभौर इसका नाम भी शायद याद होगा, रणथंभौर का। अभी एक नया क्षेत्र जो है वो आपके जहन में आया होगा जिसका नाम क्या है, कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र है, कोटा और कौन सा है, बूंदी वाला। यहां पर मैं लिख देता हूं कोटा बूंदी क्षेत्र है, जिसमें मुख्यतः बूंदी है, ये मानकर चलिए आप लोग क्या है, बूंदी है। ये वाला क्षेत्र भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ऐसे राजस्थान में टाइगर रिजर्व के लिए भी बहुत सारे काम प्रयास किए जा रहे हैं, टाइगर को कैसे संरक्षित रखा जा सकता है। यहां पर क्या है कि बाघ संरक्षण को चौथा एशिया मंत्री स्तरीय अभी हाल ही में आयोजन किया गया। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बाघ संरक्षण के लिए एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया अभी हाल ही में, और आपको यह बताना है कि ये कौन सा मंत्री स्तरीय सम्मेलन था, तो ये चौथा सम्मेलन था, ये भी ध्यान रखिएगा। यहां पर है मलेशिया है, ग्लोबल टाइगर फोरम है, ये वह भी दोनों है, या भारत है। इसमें भारत ने सहयोग जो है वो इसका आयोजन नहीं किया, भारत ने इसमें हिस्सा जरूर लिया है। तो मलेशिया जो है इसके द्वारा, और ग्लोबल टाइगर फोरम जो है
इन दोनों के द्वारा इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। अभी आपको पता होगा मलेशिया जो है इसमें कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन क्या है, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, प्रविंदर जगन्नाथ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कौन है, प्रविंदर जगन्नाथ। प्रविंदर जगन्नाथ जो है, प्रविंदर जगन्नाथ, इनके साथ मिलकर भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मिलकर इन विकास परियोजनाओं का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। तो आप सभी मित्रों को यह बात ध्यान रखनी है कि बाघ संरक्षण हेतु चौथा एशिया मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन जो है वो किसके सहयोग से आयोजित हुआ। एक तो आपको ध्यान रखना है मलेशिया, मलेशिया जो है कुआलालंपुर, आपने नाम सुना होगा, कुआलालंपुर, 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 ठीक है, ये कहां पड़ता है तो आपको सीधा सीधा मालूम है, ये सब कहां है, ये मलेशिया में है। तो यहां पर है ग्लोबल टाइगर फॉर्म जो है, ग्लोबल टाइगर फॉर्म, ग्लोबल टाइगर फॉर्म, और मलेशिया के द्वारा इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह चौथा सम्मेलन था, यह क्या था, चौथा सम्मेलन था, यह भी ध्यान रखिएगा। इसमें क्या बातचीत हुई है, यहां बातचीत सिर्फ इतनी हुई है कि टाइगर का संरक्षण कैसे किया जाए, लगातार इनके ऊपर हो रहे हमले या इनकी हो रही हत्याओं को कैसे क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने क्या आने जा रहा है, जरा देखिएगा। ये रहा आपका अगला सवाल। कोयला दर्पण पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। एक पोर्टल है जिसका नाम है कोयला दर्पण। ये कोयला दर्पण पोर्टल अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। कोयला दर्पण पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, उड़ीसा सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, या कोयला मंत्रालय के द्वारा। तो आपको पता है उड़ीसा में सरकार किसकी है, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक साहब यहां पर हैं, नवीन पटनायक साहब यहां पर हैं, नवीन पटनायक, ठीक है। और नवीन पटनायक का जो दल है उसका नाम क्या है, बीजू जनता दल है, बीजू जनता दल है, जनता दल है, इनकी सरकार है। वैसे कोयले उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब के महत्वपूर्ण स्थान आते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, यहां सोरेन साहब बैठे हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। और देखिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, भूपेश बघेल जो है, भूपेश बघेल, ये आपके यहाँ के सीएम है। यहां पर सोरेन, ठीक है, ये यहाँ के सीएम है। ये तीनों ही राज्य, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो कोयले के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। मुख्यतः यहाँ पर झारखंड का जो क्षेत्र है ये बड़ा प्रसिद्ध है। तो आप सबको ये बात ध्यान में है। लेकिन मैंने जो पूछा है वो सवाल यह है कि कोयला जो है उसमें सही तरीके से उसका आवंटन हो, कोयले की खानों में दलाली नहीं हो, इसको लेकर कोयला दर्पण नाम का एक पोर्टल अभी हाल ही में केंद्रीय कोयला मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, हाल ही में जारी किया गया है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार का क्या किया गया, एक पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है कि हाल ही में कोयला मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार के कोयला दर्पण पोर्टल का, कोयला दर्पण पोर्टल का हाल ही में कोयला दर्पण पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय कोयला जो मंत्रालय है उसके द्वारा ऐसा किया गया है। अगला सवाल जरा देखिएगा मेरे मित्रों, क्या है आपके सामने सवाल है, किस देश ने अपने एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर करने का फैसला किया है, उस देश का नाम आपको बताना है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अभी आपको एक शायद बात बताई मैंने, ये मलेशिया के प्रधानमंत्री नहीं है मेरे मित्रों, यहां प्रविंदर जगन्नाथ जो बताया है वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। यहां पर एक जगह थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हो गई है, ये देखिएगा, यहां पर जो बताया ये मलेशिया नहीं है। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन जो है वो किसके साथ मिलकर किया है, ये सारी कहानी जो है वो किस से जुड़ी हुई है, ये सारी कहानी जुड़ी हुई है मॉरिशस के साथ। किसके साथ, मॉरिशस जो देश है उस मॉरिशस देश के साथ ये सारी कहानियां जो है वो जुड़ी हुई है, ठीक है। ये मलेशिया जो है वो अलग है। तो चलिए अगला सवाल जरा देख लीजिएगा, आपका क्या है, ये है, यहां पर है, किस देश ने अपने एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी जो है, इस महात्मा गांधी के नाम पर करने का फैसला किया है। इस देश में तो बच्चों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ अलग पढ़ाया जाता है, यानी महात्मा गांधी के प्रति घृणा पैदा करने वाले विचार जो हैं वो उन बच्चों के सामने रखे जाते हैं।
लेकिन एक देश ऐसा है जिसने अपने एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है, तो ये देख लीजिएगा, महात्मा गांधी के नाम पर अपने एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम रखने का फैसला किया है। उस देश का नाम मॉरिशस है। उस देश का नाम क्या है? मॉरिशस है। ये ध्यान रखना, उस देश का नाम क्या है? मॉरिशस देश जो है इसने ऐसा किया है। तो मेरे हिसाब से आपको यह भी बात ध्यान होगी, मॉरिशस देश ने ऐसा करने का फैसला किया है। यहां पर श्रीलंका जो है वो नहीं है, श्रीलंका ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन श्रीलंका की अभी आर्थिक स्थिति खराब है और विदेशी मुद्रा का संकट है। आर्थिक स्थिति यहां की क्या है? खराब है। आर्थिक स्थिति खराब है और मुद्रा जो है, इस मुद्रा का संकट यहां पर है। विदेशी मुद्रा का बेहतरीन संकट है। विदेशी मुद्रा का संकट जो है, इस संकट से उभारने के लिए भारत ने इसको सहयोग करने का फैसला किया है। भारत ने सहयोग देने का क्या किया है? फैसला किया है। तो मेरे हिसाब से यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर नेपाल जो है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल के साथ हमारे अच्छे मधुर संबंध है, लेकिन चाइना की वजह से कई बार संबंध जो है यहाँ के खराब हो जाते हैं। नेपाल भारत और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता है। ये वाला आपका क्या है? नेपाल है, यहां नेपाल है और यहां आपका क्या है? चीन है। तो चीन और भारत के बीच में ये किसके रूप में काम करता है? ये बफर स्टेट के रूप में क्या करता है? बफर स्टेट के रूप में काम करता है। कौन? आपका नेपाल। और भूटान के साथ हमेशा से ही संबंध मधुर रहते हैं, अभी भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसका सही जवाब जो है वो क्या है? मॉरिशस है। तो मॉरिशस के साथ भी संबंध लगातार अच्छे बनाए जाए, इसकी दिशा में काम चल रहा है। और अभी फिलीपींस जो देश है, कौन सा देश है? फिलीपींस जो देश है, फिलीपींस, इस फिलीपींस देश के साथ अभी हमारा ब्रह्मोस मिसाइल जो है, कौन सी मिसाइल है? ब्रह्मोस मिसाइल। इस ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक रक्षा सौदा भी हुआ है फिलीपींस देश के साथ। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात भी आती है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो है वो पिथौरागढ़ में आयोजित होता है, एक बार नेपाल में, एक बार भारत में। पिथौरागढ़ में आयोजन लास्ट बार हुआ है, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पड़ता है। लिपुलेख और जो लिपुलेख दरा है, लिपुलेख दरा, ये लिपुलेख दरे से होते हुए हम कहां जाते हैं? कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा इन दरों से की जाती है। ठीक है, माना, नीति, लिपुलेख, ये जो दरें हैं इनसे होकर यहां की यात्रा की जाती है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा। यहां पर है, भारत ने किस देश के साथ हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमति बनाई है? भारत ने किस देश के साथ हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमति बनाई है? उस देश का आपको नाम बताना। मैंने ये कई बार बातें आपको बताई है और इन बातों के संदर्भ में आपको ये देशों के नाम जरूर बताए होंगे। कभी आइसलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है। ये उत्तरी जो आपका द्वीप, उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी ध्रुव से नीचे जब आते हैं, आप वर्ल्ड का मैप देखते हो तो ऊपर ही ऊपर जो देश आपको नजर आते हैं, यहां आपका आइसलैंड है, इसके बाद इधर उत्तरी सागर के पास में डेनमार्क है, फिर इधर दो देश ऊपर आपको दिखाई देते हैं, उसमें एक नॉर्वे है, एक स्वीडन है। तो चलिए यहां पर देखिए, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़कर यहां पर है उत्तरी सागर, ये आपका उत्तरी सागर है। यहां पर आपका एक बाल्टिक सागर पड़ता है, बाल्टिक सागर। अगले सवालों के लिए, अगले जो एग्जाम है उनके लिए ऐसा इंपोर्टेंट है। यहां पर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली एक नहर है जिसका नाम है कील नहर। क्या है? कील नहर नाम है इसका। ये कील नहर जो है वो किस देश की भूमि को काट कर बनाई गई है? तो उस देश का नाम है डेनमार्क। क्या नाम है? डेनमार्क देश है। इस डेनमार्क देश की भूमि को काट कर, ये रास्ता इधर से ऐसे नहीं जाना पड़े घूमकर, ऐसे सीधा ही इसको पार कर लिया जाए, इसके लिए इस रास्ते का निर्माण किया गया है। तो डेनमार्क जो है वो डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। डेयरी उद्योग जो है, उस डेयरी उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? डेनमार्क प्रसिद्ध है। तो ये डेनमार्क की भूमि को काट कर ही उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली कील नहर का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। तो ये बात भी आपको समझ में आ चुकी है। अब इसका सही जवाब भी क्या है? डेनमार्क है। डेनमार्क जो है, इस देश के साथ भारत ने हरित हाइड्रोजन सहित, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, आपको यह बात भी मालूम होगी।
हाइड्रोजन जो है इसे क्या कहा जा रहा है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है, भविष्य का ईंधन भी इसे कहा जा रहा है। तो इसको लेकर के किस देश के साथ अभी हमारा समझौता हुआ है या संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमति बनी है दोनों देशों के साथ, तो एक देश आपका डेनमार्क है और एक देश का नाम भारत है। भारत और डेनमार्क के बीच में इन दोनों देशों इस विषय को लेकर के जो है वो सही बातचीत चल रही है। तो चलिए अगले बात पर बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है? हाँ जी, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, यूरोपीय संसद की अब तक की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष किसे चुना गया है? 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है मेरे मित्रों, और यह सवाल क्या है जरा देखो। यूरोपीय संसद की अब तक की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष किसे चुना गया? यूरोपीय संसद के बारे में बातचीत हो रही है। अब तक की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष किसे चुना गया? रोबर्टा मेट्सोला को, आयशा मलिक को, इंदु मल्होत्रा को, इंदिरा बनर्जी को। अभी आपको पता है प्रधानमंत्री की पंजाब में सुरक्षा चूक जो हुई, पीएम पंजाब सुरक्षा चूक, पंजाब सुरक्षा चूक, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनी कमेटी द्वारा बनी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बनी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? पहले तो ये बताइए आप, समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है इनमें से अध्यक्ष किसे बनाया गया। उसके बाद आयशा मलिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो है ना, पाक सुप्रीम कोर्ट, उसकी अध्यक्ष बनने वाली या उसकी मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला वहां पर बनी है। प्रथम महिला पाकिस्तान में न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? आयशा मलिक है। यूरोपीय संसद की अब तक की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष बनने वाली महिला का नाम है रोबर्टा मेट्सोला। रोबर्टा क्या है? मेट्सोला इसका सही जवाब है। तो मेरे हिसाब से आपको यह भी पता है कि इंदु मल्होत्रा जो है वो महिला का चुनाव किसके लिए किया गया है, और आयशा मलिक पंजाब की प्रथम, पंजाब जो प्रांत है वहां, तो पाकिस्तान में प्रथम महिला जो है उसको बनाया गया। आयशा मलिक को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश बनाया गया। प्रधानमंत्री के पंजाब में सुरक्षा चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनी हुई जो आपकी कमेटी है, समिति है, उसमें इंदु मल्होत्रा, रोबर्टा मेट्सोला जो है ये भी क्या है? ये यूरोपीय संसद की अब तक की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष है। इंदिरा बनर्जी भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित न्यायाधीश। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है जरा देखिए। 9वां सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा मेरे मित्रों। आईपीएल से संबंधित सवाल इस बार मैंने लिया है। आईपीएल 2022 जो है, उस आईपीएल 2022 में शामिल होने वाली नई टीम जो है वो अहमदाबाद होगी। आईपीएल में पहले से कई टीम खेल रही है, बंबई खेल रही है, कलकत्ता खेल रही है, ऐसी बहुत सारी टीमें हैं। राजस्थान रॉयल्स नाम से पहले टीम हुआ करती थी, आपको ये भी पता है। तो आईपीएल 2022 में शामिल होने वाली नई टीम जो है वो अहमदाबाद ने अपना कप्तान किसे बनाया है? नई टीम है, अहमदाबाद टीम है। गुजरात के इसका मतलब तो ये है, यानी नई टीम जो है वो अहमदाबाद होगी। अहमदाबाद के आगे, अहमदाबाद जो है इसके आगे वो क्या लगाएंगे ये जब बाद में पता चलेगा, लेकिन ये पक्का है अहमदाबाद की एक टीम शामिल की गई है। इस टीम का कप्तान जो है वो किसे बनाया गया है, यह आपको बताना है। इस टीम का कप्तान बनाया गया हार्दिक पांड्या को। किसको? हार्दिक पांड्या जो है, इस हार्दिक पांड्या को इस टीम के कप्तान के रूप में क्या किया गया है? चुना गया है। विराट कोहली जो है वो टेस्ट कैप्टनसी छोड़ चुके हैं, वनडे कैप्टनसी छोड़ चुके हैं, आपको ये भी पता है। हार्दिक पांड्या इसका सही जवाब है। रोहित शर्मा के पास वनडे की कप्तानी है मगर अभी वो खेल नहीं रहे हैं, ठीक है, और शिखर धवन के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो आईपीएल 2022 में शामिल होने वाली नई टीम अहमदाबाद होगी, जिसके कप्तान कौन होंगे? हार्दिक पांड्या होंगे, यानी सी जवाब इसका सही होने वाला है। इसका सी जवाब जो है वो एकदम राइट है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। यहां पर 10वां सवाल जो है वो क्या है जरा देखिए मित्रों। ये है आपका 10वां सवाल। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आईसीसी महिला क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है? अभी हाल ही में भारतीय एक ऐसी महिला का नाम आपको बताना है, क्रिकेटर का, जिसका क्या है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आईसीसी महिला क्रिकेट टीम में शामिल किया गया? महिला T20 है, ये ध्यान रखना, महिला टीम है, और वो भी कौन सी है?
T20 महिला है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि भाई पुरुष वनडे टीम जो है ना, आईसीसी की पुरुष वनडे टीम, इस पुरुष वनडे टीम जो है वो आईसीसी की जो बनाई गई है, सर्वश्रेष्ठ वर्ष की टीम घोषित किया जाता है इसे। इस टीम में कोई भारतीय शामिल नहीं है, कोई भी भारतीय शामिल नहीं है, कोई भारतीय इसमें शामिल नहीं है। इसमें बाबर आजम जो है, कौन है? बाबर, फकर जमान है एक, तो आपको याद होगा एक बाबर जमान, तो फकर जमान का नाम भी आपको ध्यान रखना है, फकर जमान यहां है, फकर कौन है? फकर जमान नाम है, एक है बाबर आजम, बाबर आजम, ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी भारतीय खिलाड़ी को इसमें क्या नहीं किया गया है? शामिल नहीं किया गया। अब महिला की T20 टीम जो है, इस T20 टीम में किस भारतीय महिला को स्थान मिला है? स्मृति मंधाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा। तो इसका सही जवाब जो है वो स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना को आईसीसी T20 जो टीम है, आईसीसी T20 सर्वश्रेष्ठ टीम में स्मृति मंधाना को क्या मिला है? इसमें स्थान मिला है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी बातें याद हो जाएगी कि भाई कौन सा सही जवाब इसका है और कौन सा इसका सही जवाब नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे की, और आगे क्या बात हमें करनी है। तो चलिए, आपका सही जवाब आपने दे दिया है। बाबर आजम को क्या किया गया है? शामिल किया गया, कप्तान बनाया गया बाबर आजम को, और फकर जमान जो है वो इस टीम के हिस्सा है। बाबर आजम और फकर जमान है, जिसमें बाबर आजम को इस पुरुष टीम का कप्तान बनाया गया है, और भारतीय महिला खिलाड़ी जो स्मृति मंधाना है, स्मृति मंधाना है, इस स्मृति मंधाना को क्या किया गया? मंधाना को यहां पर इसमें शामिल किया गया, और भारतीय महिला खिलाड़ी ये है, क्या है? भारतीय महिला खिलाड़ी। मिताली राज खैर आप जानते हैं, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा इनमें से शामिल नहीं है। तो मेरे मित्रों, आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। आज हम ज्यादा बातचीत आपसे नहीं कर पाएंगे। आज इतने ही 10 ही सवालों पर आप सब लोगों के सामने बातचीत रखने के लिए उपस्थित हुए थे, और ये 10 सवाल, मेरी आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी और आपको ये सवाल याद भी हो गए होंगे। तो सभी सवालों के साथ कल फिर वापस मिलते हैं आप सभी मित्रों के साथ। और एक बात, 10 सवाल जो आपके हैं, उन 10 सवालों की जो चैट बोट है वो भी मैं डाल दिया करूंगा। तो आप सब लोग उस चैट बोट में स्टार्ट क्विज करके जो है ना, वहां पर स्टार्ट क्विज करके उसके साथ आप लोग अपना टेस्ट जो है वो जरूर दिया करें। उससे आपको पता भी चलेगा कि भाई हमारा कितना कुछ हमें याद हो रहा है, कितना कुछ याद नहीं हो रहा है। तो वो भी आपकी बातें जो है वो ध्यान रह जाए और आपकी तैयारी और बेहतरीन हो, इसको लेकर भी प्रयास कर रहे हैं। अगर ये प्रयास आपको ठीक लगे तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक रहेगा, बाकी आप लोग जो बताएंगे वही सही माना जाएगा। तो चलें, अब आपसे विदा लेने का वक्त हो चुका है, और आपको नंबर मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है, जो पीडीएफ का है और जो आपका क्विज का आएगा, टेलीग्राम में क्विज बोर्ड जो आएगा उसको ढंग से देना है। लेकिन एक सवाल आज वाला जरूर ध्यान रखना मेरे मित्रों, इस सवाल को जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो कहानी है, ये जो मैंने बताई है आपको बात, मलेशिया से संबंधित नहीं है। विकास परियोजना, प्रवींद्र जगन्नाथ, पीएम मोदी, ये किसके संदर्भ में है? ये मॉरिशस के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में? मॉरिशस के संदर्भ में। मॉरिशस की विकास परियोजनाएं जो है, इनका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी, और यहाँ के प्रधानमंत्री प्रवींद्र जगन्नाथ ने किया। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, मॉरिशस से संबंधित है। तो चलिए, सुमित सेनी साहब ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, 8947, ठीक है, 8947 832370, ये 23 है भैया, ध्यान रखना यहां पर 8947832370 है, ठीक है। आप इतना ही लिखकर भेज दीजिएगा पीडीएफ, और व्हाट्सएप इस पर मैसेज कर दीजिएगा। जो टेलीग्राम लिंक मिले उस पर आपको चैट बोर्ड के माध्यम से ये सारे 10 क्विज डेली प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेंगे, जिसमें आप चैट बोर्ड के माध्यम से अपना टेस्ट दे सकते हैं। उसमें स्टार्ट क्विज करें और उसके बाद टेस्ट दें। सब लोग जरूर डेली प्रैक्टिस करें, इससे आपके 2-2 3-3 बार सवाल क्या होंगे? रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए, आप सभी से विदा लेते हैं, और अपना दिन हंसते मुस्कुराते हुए बिताइएगा, और जल्दी से आप लोग क्या कर देंगे? अपनी तैयारी को बेहतरीन कर देंगे। ऐसा आप लोग अपने अंदर विश्वास रखिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।